Good morning, students. Today we discuss water molecules और वाटर कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। आज हम जो बात करेंगे जो हाइड्रोजन का यौगिक है जल, उसके बारे में। किसके बारे में? जल के बारे में। तो जल आप देखिए, इसके अगर भौतिक गुण धर्मों की बात करें तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन द्रव है। यानी कि जल एक ऐसा यौगिक है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और वाष्प अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है कि नहीं? प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा कई जगह ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है, कई जगह समुद्र भरे हैं, पानी द्रव के रूप में है, तो हवा के अंदर वाष्प के रूप में है ये। तो तीनों ही अवस्थाओं में ये पाया जाता है पृथ्वी पर। अब इसमें अगर बात करें, ये उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन प्रकृति का होता है। यानी सामान्यतः अगर ये पीएच जो पेपर है उससे इसका टेस्ट किया जाए तो ना तो ये पीएच इसका 7 से कम आएगा ना 7 से ऊपर आएगा। इसका पीएच जो होता है, पीएच अम्ल और क्षारकता को बताता है, वो 7 होता है। इसका एक शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, अर्थात ये उदासीन है। इसके अलावा बात करें अगर तो इसके गुणधर्मों में ये एक अच्छा विलायक है। यानी ज़्यादातर जो वस्तुएं, ज़्यादातर जो यौगिक हैं वो जल के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? क्वथनांक, जल का क्वथनांक जो है 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन पर उबलता है ये पानी। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है पानी का, शुद्ध पानी का। और गलनांक की बात करें तो गलनांक 273 केल्विन है इसका। 273 केल्विन का मतलब है कि ये जो बर्फ़ है पिघलती कितने टेम्परेचर पे? बर्फ़ जो है 273 केल्विन टेम्परेचर पे पिघलती, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है लिक्विड में, द्रव अवस्था में आना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए? अब देखिए, सामान्यतः जो शुद्ध जल जो है वो ऊष्मा और विद्युत, इन दोनों का जो है अचालक होता है। अचालक मीन्स कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। शुद्ध जल की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास जो आपने सुना है, आप देखा है, वो शुद्ध जल नहीं होता। उसमें लवण उपस्थित होते हैं, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, कई प्रकार के दूसरे यौगिक उपस्थित होते हैं, जिससे कि उसमें तो करंट आता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन शुद्ध जल के अंदर जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा शुद्ध जल का जो घनत्व होता है ना, अगर कहें कि अधिकतम घनत्व इस जल का कब होता है, तो सामान्य तो हमारे माइंड में एक चीज़ बनी हुई होती है कि जो ठोस होता है उसका घनत्व अधिकतम होना चाहिए। अब जब बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है ठोस अवस्था के अंदर आ जाती है, बर्फ़ बन जाती है कि नहीं? जल जो है तो उसका घनत्व सर्वाधिक होना चाहिए। लेकिन जल के केस में ऐसा नहीं है। जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो होता है 277 केल्विन ताप पर, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बर्फ़ जम जाती है ना, वो बर्फ़ जमती है तो उसके अंदर बीच में कहीं कहीं जो है खाली स्थान रह जाता है, जिसके कारण से उसका घनत्व इतना नहीं होता जितना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का होता है। आगे बात समझो। तो ये जल का घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, 1 होता है। अधिकतम घनत्व इसका 1 है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब आपको यहाँ टेबल दिख रही है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, H2O, यहाँ क्या लिखा हुआ है, D2O, इधर गुण धर्म है। तो D2O क्या है पहले इसको समझे आप, फिर हम इसकी अंतर की बात करेंगे। भैया पहले हमें D2O समझ में आना चाहिए, तभी तो बात बताएंगे। तो पिछले टॉपिक्स में अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन के समस्थानिक। एक समस्थानिक था H1H प्रोटीरियम, दूसरा था H1H2 ड्यूटीरियम, तीसरा था 1H3 ट्राइटेरियम। तो देखो ये जो जल है ना, ये वाला, वो इस हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, यानी कि H2O, इस वाले हाइड्रोजन से, प्रोटीरियम से। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना D2O, ये इस वाले से मिलकर बनता है। और ये क्या है? ड्यूटीरियम है, और ड्यूटीरियम का प्रतीक होता है D, इसलिए इसको बोलते हैं D2O। अब देखिए आप, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना इससे, इसका 1 है और इसका 2 है, इसलिए इसको थोड़ा भारी है ये, इसलिए इसको हमेशा क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल जल का जो अपन द्रव्यमान निकालें, आणविक द्रव्यमान, तो कितना निकलेगा इसका? 2
सामान्यतः 1 मान लिया, इसका 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 18। जबकि D2O का निकालूं, D का होता है 2 और 2 गुणा 4 हो जाएगा, 4 + 16 बराबर 20। तो ये भारी है, देखिए आप, इस जल का द्रव्यमान इससे ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का द्रव्यमान लिया है, और ड्यूटेरियम का आपको पता है ना, मैंने लिखा था 1H2, तो इसका द्रव्यमान 2 होता है, इसलिए एक हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 लिया है यहाँ पे। अब दोनों में अंतर की बात करते हैं। आणविक द्रव्यमान इसका 18, देखो ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ही, और इसका 20 होता है। राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। और गलनांक की बात करें तो इसका 273 केल्विन गलनांक होता है, इसका 276.8 केल्विन होता है। हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा है कहने का मतलब। क्वथनांक देखिए 373 केल्विन है, तो इसका 374.4 केल्विन है, ठीक है कि नहीं। वाष्पन एंथैल्पी की बात करें, भाप में बदलने पर, जब द्रव जल जो है वाष्प में बदलता है तो उसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो वाष्पन एंथैल्पी कहलाती है। इसकी वाष्पन एंथैल्पी होती है 40.66 और इसकी होती है 41.61, ठीक है। संभवन संलयन एंथैल्पी यहाँ नहीं आएगा, संलयन एंथैल्पी का टॉपिक, और ये होता है 6.01। घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 1 होता है, इसका होता है 1.10। शांतता की बात करें, इसका होता है 0.89 और इसकी शांतता होती है 1.1। शांतता मतलब द्रव का बहने का गुण, ठीक है कि नहीं। परावैद्युतांक 78.39, इसका होता है 78.06। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता नहीं होती है नॉर्मली, ये तो चालकता इसका तो है ही नहीं। और इसका जो है अगर देखें नॉर्मल अवस्था में जो सामान्य पानी होता है उसके अंदर तो मिनरल्स होते हैं कि नहीं होते, तो मिनरल्स होंगे तो विद्युत का चालन करेगा वो, तब उसका क्या है, विद्युत चालकता होती है 5.7 × 10⁻⁸ तो ये उसकी विद्युत चालकता है। आगे बात समझे। नेक्स्ट देखिए जल की संरचना। तो जल के संरचना की बात करें तो इसका सूत्र आप जानते हो H2O होता है, ठीक है। यानी ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, यूं ये नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होते हैं 2, जैसे कि आपको नोट्स के डायग्राम में भी दिख रहा होगा और मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे 2 लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ये लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण ये जो बॉन्ड पेयर है वो नीचे की तरफ दब जाता है, जिसके कारण से ये वी शेप में इसकी आकृति यानी कि कोणीय आकृति हो जाती है कि नहीं। अब इसका जो ये बंध है, बंध कोण ये वाला, ये होता है 104.5 डिग्री, ठीक है कि नहीं। और ये जो लंबाई है, ये आबंध लंबाई जो है, ये आबंध लंबाई जो है ये होती है 95.7 पिकोमीटर आबंध लंबाई। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है और ये इसका कक्षीय डायग्राम है जिसमें बता रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण होता है इसके अंदर, क्योंकि 2 तो लोन पेयर है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, और 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। तो शॉर्ट जो मेथड मैंने आपको संकरण निकालने का बताया था वो क्या बताया था, H = लोन पेयर प्लस सिग्मा बंधों की संख्या। तो कितने लोन पेयर हैं, 2 हैं। सिग्मा बंध कितने थे, 2 हैं। टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, 1 S और 3 P, टोटल 4 sp3 संकरण होता है इसमें। क्लियर। यहाँ पे नीचे देखिए जो डायग्राम बना हुआ है ये है बर्फ़ की संरचना। बर्फ़ की संरचना कब होती है, देखो बर्फ़ आप जानते हो कि ठोस है और ठोस में क्या होता है, अणु पास पास आ जाते हैं। तो ये देखिए जल के जो अणु हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं बहुत सारे जल के, ये बहुत पास पास आके इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉट 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 लाइन से बना हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को इस डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, तो जिसके कारण से पास पास आ जाते हैं। और देखो मैं थोड़ी देर पहले बताता है कि इसका घनत्व जो होता है कम होता है, वैसे नॉर्मली है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होता है जल का, बर्फ़ का कम है, क्योंकि ये बीच में ये छेद है, ये जगह रह जाती है, ये रिक्त स्थान रह जाता है ये, जिसके कारण से बर्फ़ का घनत्व कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होता है जल का। क्लियर। आगे देखिए जल के रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म है
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सामान्यतः जो सक्रिय धातु हैं जैसे ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पिछला टॉपिक एक याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन गैस बनाने की जो विधियाँ पढ़ी थी वहाँ पे भी ये सेम अभिक्रियाएँ पढ़ी थी कि जल की क्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है, सक्रिय धातुओं के साथ, तो H2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, वो सेम रिएक्शन है, सोडियम के साथ है। सोडियम अत्यधिक सक्रिय धातु है, ये ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेता है आसानी से। पानी बस इतना सक्रिय है कि हवा में जल जाता है, हवा से रिएक्शन कर लेता है तुरंत। हवा में रख दोगे, खुली हवा में, तुरंत रिएक्शन करेगा। पानी में डालते ब्लास्ट कर देगा, आग लगा देता है पानी के अंदर। आपने सोचा होगा पानी तो आग को बुझाती है, लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जो पानी में भी आग लगा देता है। समझ गए? तो ये सोडियम जो है, इसकी अगर जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो H2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम। कैल्शियम भी H2 देता है और इधर ये क्षार बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस देते हैं सक्रिय धातु के साथ जल क्रिया करके। अपचयन अभिक्रिया, जो अपचयन जो है धातुओं के साथ, अत्यधिक जो सक्रिय धातु हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ ही अपचयन अभिक्रिया देता है। देखिए यहाँ इनको अपचयित कर देगा, ये खुद मिल जाएगा फ्लोरीन के साथ, O2 देगा, O2 को अलग कर देता है। अपचयित कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जल का अपघटन, तो जल अपघटन देखो, ये लवणों का जल अपघटन कर देता है। ये जो भी लवण है, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, जल इसका अपघटन करेगा तो दो चीज़ें इनका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएंगे। कार्बोनिक अम्ल बना, सोडियम आयन बना, OH नेगेटिव आयन दिया, यानी क्षारीय विलयन बन गया। ये कौन सा विलयन बन गया? क्षारीय विलयन। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है, जल इसका अपघटन करेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, H+ आयन दिया, सल्फेट आयन दिया, तो ये H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये कौन सा विलयन हो गया? अम्लीय विलयन हो गया। ठीक है? अम्ल क्षार की क्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया। जल स्थायी यौगिक है। जल क्या है? स्थायी यौगिक है। यह बहुत कम मात्रा यानी 0.02% आयनित होता है। तो यहाँ पे जब ये आयनित होता है, सामान्यतः वैसे तो होता नहीं है, लेकिन हो तो ये दोनों प्रकार के आयन देता है, H+ आयन भी देता है और OH- आयन भी देता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये H2O है, आयनों में टूटेगा तो ये H+ और OH- देगा कि नहीं? तो H+ भी दे रहा है और OH- भी दे रहा है, यहाँ से टूटेगा तो दोनों दे रहा है, यानी अम्लीय प्रकृति भी शो कर रहा है, क्षारीय प्रकृति भी शो कर रहा है। अब एक चीज़ सुनिए, ये जो H+ आयन दिया है ना, ये आयन H+ आयन का आकार बहुत 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 छोटा होता है, इसलिए ये H+ आयन जो है वो जल के अणु के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये जल का जो अणु है, इसके साथ ये H+ आयन जुड़ेगा और जुड़ के ये बना लेगा H3O+। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो ये यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोनियम आयन ही लिखा है और ये क्षार हो गया, OH नेगेटिव आयन प्रदर्शित हो गया। यहाँ पे अमोनिया के साथ ये देखिए क्षार OH नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पे HCl के साथ ये H+ आयन दे रहा है, अतः ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित कर रहा है, सारे गुण भी प्रदर्शित कर रहा है। लास्ट इसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल लवण के इकाई अणु में जुड़े जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? क्रिस्टलीय जल होती है। लवण का इकाई अणु का मतलब है एक अणु। अब एक अणु के अंदर जितने जल के अणु जुड़ जाएंगे वो उस लवण का क्रिस्टलन जल कहलाता है। यहाँ देख सकते हो आप CuSO4 के अंदर 5 अणु जल के हैं, यहाँ पे 0 लगा लेना आप, बाय मिस्टेक रह गया, H2O है ये जो 5 लिखा हुआ ना, ये है 5H2O। ठीक है कि नहीं? तो 5 क्रिस्टलन जल हो गया। यहाँ पे FeSO4.7H2O है, 7 जल के अणु हो गए, क्रिस्टलन जल हो गया। यहाँ पे 2 क्रिस्टलन जल हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये थी जल के रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको टॉपिक दिख ही गया होगा, मृदु और कठोर जल की बात करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।